नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का छठा दिन भी काफी हंगामेदार रहा। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। खासतौर पर डाडम हादसा और यूरिया का मुद्दा छाया रहा, जिसे लेकर विपक्ष ने सवाल किए तो वहीं सत्ता पक्ष ने एक एक कर सभी सवालों के जवाब दिए। क्या कुछ रहा और किस तरीके से तीखी नोकझोंक सदन के अंदर आज देखने को मिली, एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। हरियाणा विधानसभा के छठे दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच डाडम मामले पर तीखी नोकझोंक हुई। वहीं विपक्ष ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। हालांकि सरकार इसके लिए तैयार नहीं दिखी। सीएम ने कहा कि अभी 3 अलग अलग समितियां जांच कर रही है, जांच रिपोर्ट का इंतजार करेंगे, दबाव में कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। मैं स्वयं आ गया था मौके पर, जो मंत्री जी ने जवाब दिया। 1 मिनट बैठ जाओ, फिर दे देना आप जवाब। मंत्री जी ने जवाब दिया कि मौके पर जो था, जहां पे एक्सीडेंट हुआ, उसके नीचे इतनी खुदाई नहीं हुई थी। यही दिया जवाब आपने। उसके साथ वाले पहाड़ में कितनी हुई हुई है, साथ कितनी हुई हुई है, आप जाके देखो। नहर बंद है, इतनी गहराई 800, 700, 700 फुट तक जो लोगों ने बताया। पंचायत की जमीन है, पंचायत को उसका हिस्सा नहीं दिया गया। और जो इन्होंने वेदपाल जी का नाम लिया, किसी वेदपाल का, अब तो कह रहे हैं उसने तो 150 करोड़ ऑफर किए थे। अब चला कौन रहा है उसको? फिर आगे चलाने की इजाजत किसको दी आपने? उसी वेदपाल को, जो उसको मैनेज कर रहा है। सब तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में है ये। अब फॉल्ट किसी न किसी का निकलेगा। 3 कमेटियां पहले इसके ऊपर काम कर रही हैं। एक कमेटी जो पहले डिप्टी कमिश्नर ने बनाई थी, बाद में हमने उसमें रिटायर्ड एक हमारे आईएएस एसएस प्रसाद के अध्यक्षता में वो एसआईटी बन रही, काम कर रही। सुन लीजिए। एक दूसरा, माइन सेफ्टी कमेटी गाजियाबाद से, वो अपनी इसके ऊपर पूरी उन्होंने रिपोर्ट बना करके देनी है। उन्होंने अपना इंक्वायरी रिव्यू भी कर लिया, उसको देख भी लिया। उसको जो कुछ रिपोर्ट वो देंगे, उनकी एक रिपोर्ट आएगी जो माइन सेफ्टी कमेटी है। और तीसरा, हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज, जिनकी अध्यक्षता में एनजीटी जस्टिस प्रीतपाल, नहीं एनजीटी, आखिर वो उसी पे काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट अभी देनी है। फाइनल रिपोर्ट उनकी अभी तो 4 अप्रैल को उनकी सुनवाई है, और 4 अप्रैल को सुनवाई करने के बाद वो एक रिपोर्ट देगी। तीनों रिपोर्ट आने के बाद हम कोई उस पर कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि इसमें से कोई क्लियर कट डिसीजन बना या नहीं बना। फिर भी लगता कुछ कंट्राडिक्शन आएगी तो बड़ी से बड़ी जो भी कोई समिति होगी, बड़े से बड़े एजेंसी होगी, उसको देंगे। हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक निश्चित तरीके के साथ देंगे। दबाव में कोई आके कहे कि आज सीबीआई दो, आज ये करो वो करो, सीबीआई को देने लायक केस बनेगा तो जरूर देंगे। एक मिनिस्टर कह रहा है 2014 में हुई है, 2014 को 2021 हो गए, 7 वर्ष हो गए। तो फिर आपने 2014 वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? सोए हुए थे आप। ये जो अवैध खनन है, इस पे रोक लगी थी, और रोक भी किसी और ने नहीं लगाई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने लगाई थी। रोक लगाने के बाद जब ये दोबारा शुरू करी गई, इसको 1 जनवरी 2022 को फिर से शुरू कर दिया गया। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि जब ये शुरू करी गई थी तो माइनिंग विभाग की कोई टीम वहां पे गई थी, जिसने जाकर के वहां ये देखा था कि ये जो खनन अब शुरू होगा, ये फिर से पॉल्यूशन करेगा कि नहीं करेगा? इसमें कोई शुरू करने पे किसी की जान माल का खतरा है कि नहीं है? आपने उसमें जाकर के कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं बनवाई सरकार की तरफ से कि उसको ये सर्टिफिकेट दे दिया जाए कि तुम अपनी माइनिंग शुरू कर ले। डाडम पहाड़ी में जिला भिवानी प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा खनन घोटाला हुआ। 1 जनवरी 2022 को डाडम खनन में पहाड़ के दरकने से 5 व्यक्ति मजदूरों की मृत्यु हुई। डाडम खनन जोन में लालच का घोर तमाशा देखा गया। खनन सुरक्षा विभाग, केंद्र सरकार ने भी अवैध खनन के लिए गोवर्धन माइंस मिनरल्स को दोषी ठहराया। डाडम के अंदर कोई बेंच नहीं बनाए गए और 90 डिग्री तक पहाड़ काटा गया। ऑनरेबल स्पीकर सर, खनन अधिकारियों ने कानून की उल्लंघना के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। 90 डिग्री का तक पहाड़ को काटा गया और सरकार मूक दर्शक बनी रही। लोगों ने मौत को डाडम
डाडम को मौत का कुआं की संज्ञा दी। रजवाड़ों के साथ लगते हुए निकटवर्ती क्षेत्रों में खोदा हुआ पाया गया, खनन के गड्ढे साथ मिला हुआ पाया गया, जिसकी जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए जांच की जा रही है। आगामी कार्रवाई की जाएगी। जो भी जिम्मेदार हैं उस पर माइनिंग की महत्वपूर्ण ढांचा और यह कुछ समय के लिए प्रयोग में नहीं रहा वैसे ही पड़ा है। उपायुक्त भिवानी के अवैध खनन के पट्टाधार की कार्रवाई की समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगा। जो भी हैं जिनमें इस पे जो लोग हैं, कहीं नहर का है, पानी का है, कोई इस तरह की रिपोर्ट आने वाली है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। वहीं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने प्रदेश में खाद की कमी का मुद्दा भी उठाया, जिसका दबाव कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दिया कि आप जो बात कहते हैं वो तो सरेआम जो है, बिल्कुल मैं अब झूठ शब्द तो मेरे को कहना नहीं चाहिए, पता नहीं विधानसभा में इज इट पार्लियामेंट्री और नॉट, पर पूरा भ्रमित है, पूरी तरह से जलेबी मारते हैं और पूरी तरह से ऐसा दिखावा करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये हालात इनके। अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहती हूँ मंत्री जी से कि आप जो है यूनियन गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी करी थी कि जितना भी फर्टिलाइजर का स्टॉक है जो प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है और जो दूसरी जगह उससे सरकार की तरफ से वितरित हो रहा है, उस एडवाइजरी के जरिए कि ये इसका पूरा का पूरा डैशबोर्ड हर जिले के अंदर और हर स्टेट लेवल पे लगना चाहिए था, ताकि सबको मालूम होता कि कितनी उपलब्धि हमारे पास है। वो इन्होंने लगाया क्या? एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये है अध्यक्ष जी कि ये जो सारी इतनी जबरदस्त जो किल्लत हुई है, इसमें कालाबाजारी हुई है, ये सब जानते हैं। पहली बात तो ये है कि पूरी इनकी व्यवस्था जो है वो इन्होंने रखी नहीं। अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसे सदस्यों से प्रार्थना है कि वो धरातल पर रहें, किसानों के पास जाएं, सरसों की, गेहूं की लहलहाती फसलें देखें, उनका उत्पादन देखें, किसानों के चेहरे पे खुशी देखें और फिर उनको पता लगेगा। और जनता का मूड देखें। जनता ने जो परिणाम दिखाए हैं, जो एक पार्टी को जो धरातल पे समाप्त कर दी है, वो रिजल्ट से कुछ शिक्षा ले लें। तो और मैं आपको यूरिया अब मैं आंकड़ों की बात बताते हैं। हमारे आंकड़ों को झूठा साबित कर रहे। पिछले 5 साल का औसत आंकड़ा 10,22,903 मीट्रिक टन यूरिया बिकती रही है। इस साल पिछले 5 साल की औसत है और इस साल हमने 10,83,000 बेची है। उससे 60,000 मीट्रिक टन 12-15 लाख बोरी ज्यादा दी है और उससे फसल भी ज्यादा हुई है। वो कहेगा कि किसान के खेत में, किसान के घर में आज भी खाद उपलब्ध है। आपको बता दें कि आज विधानसभा के बजट सत्र का 6ठा दिन था। 16 मार्च तक सदन में बजट पर चर्चा होगी और 22 मार्च को सत्र का समापन होगा। लेकिन आज जिस तरह से सदन में हंगामा हुआ, उसे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भी सदन हंगामेदार रह सकता है। आज की सदन की कार्यवाही को लेकर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने बातचीत की है संसदीय कार्य मंत्री और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से। आप भी देखिए। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के 6 दिन विपक्ष के विधायकों द्वारा डाडम खनन मामले को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया, जिसके मद्देनजर सदन के अंदर काफी गहमा-गहमी देखने को मिली। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। सर, किस तरीके से देखते हैं डाडम खनन मामले को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया, क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में? देखिए, जो भी मेंबर हैं जिन्होंने इस पर प्रश्न उठाए थे, उनका विस्तार के साथ जहाँ मंत्री जी ने जवाब दिया, उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका साफ बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट कर दिया उसको। जो उन्होंने रेवेन्यू की बात कही, उसके बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो पहली बोली हुई थी, तो जब उन्होंने कहा कि हम ये चला नहीं सकते, तो उसके बाद उन्हीं में से एक था जिसने उससे बड़ा अमाउंट देने की घोषणा की और उसने 25 करोड़ रुपए का चेक भी दे दिया था, लेकिन चेक डिसऑनर हो गया। सरकार का लालच ये था क्योंकि जितने में बोली पहले ही थी वो उससे भी ज्यादा पैसे देने लग रहा था, तो लेकिन तब दिया नहीं, तो उसके बाद दोबारा बोली तो वो कुछ कम पैसे में हुई, उससे जितने में पहले बोली थी उससे कम पैसे में हुई। जहां तक दुर्घटना की बात है, और उन्होंने कहा कि माइनिंग जो है बहुत ज्यादा गहराई तक होगी, जो कि नियमों के विरुद्ध है, तो इंक्वायरी तो इसी बात की है। तो जब 3 एजेंसियां उसमें नियुक्त कर दी, एक जो पॉल्यूशन से संबंधित है वो एजेंसी, माइनिंग से संबंधित है वो एजेंसी जांच कर रही, एक IAS अफसर हैं जो हमारे पहले सीनियर अधिकारी रहे SS प्रसाद जी,
और वो उसकी जांच कर रहे हैं। और उसके साथ ही एक हाई कोर्ट के जज हैं प्रतिपाल सिंह, जो हमारे लोकायुक्त भी है, उनकी बहुत अच्छी साख है। तो ऐसी 3 एजेंसियों से भी उसकी जांच चल रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर उसके बावजूद सेटिस्फैक्शन तो उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ 3 एजेंसियों को जांच दी तो उसके बाद उसमें कोई बात बचने वाली नहीं थी, कुछ भी बात बची नहीं थी। जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जो है पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कहा कि कुछ गड़बड़ झाला है, जिसके बाद जो है सरकार को नोटिस भी भेजा। और अब जो विपक्ष है लगातार अड्डा बना हुआ है कि सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैंने कहा कि एक तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, वो जांच कर रहे हैं, एक हाई कोर्ट के जज हैं, लोकायुक्त रहे, इन्हीं के टाइम में लोकायुक्त बने थे, और हरियाणा में बड़ी भारी साख है प्रतिपाल सिंह जी की, और एक जो विभाग से संबंधित है वो करे। अब जब 3 एजेंसियां जांच करी, अब ऐसा तो हरियाणा में आप तो जो भी कोई भी केस होगा तो उसको विपक्ष करेगा, उसको सीबीआई जांच करो, तो यानी कि अपना सिस्टम बंद कर देगा। हरियाणा का सिस्टम जो है वो भी तो काम कर रहा है ना जी। तो अगर 3 ऐसी निष्पक्ष एजेंसियां उसमें जांच कर रही तो मैं नहीं समझता उसकी कोई जरूरत है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री उसके बाद कहा कि अगर उसमें के बाद भी आपको कोई कमी लगती है तो उस पर पुनर्विचार कर सकते हैं। सर, जिस तरीके से एडहॉक कमेटियां गठित की गई, 8 एडहॉक कमेटियां गठित की गई लोकसभा की तर्ज पर, किस तरीके से देखते हैं जो सजेशन आए हैं, कुछ एक सजेशन जो है सदन के पटल पर भी रखे गए, किस तरीके से देखते हैं कितनी कारगर साबित हुई है? देखिए, अब की बार हमारी शुरुआत थी, जो भी सुझाव उन्होंने दिए तो मैं समझता हूँ उनमें से कुछ शामिल माननीय मुख्यमंत्री जरूर निश्चित तौर से करेंगे, और ये भी हमारा पहला तजर्बा है, तो आने वाले टाइम में इससे बड़े लाभ मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिनका साफ लफ्जों में कहना है कि डाडम खनन मामले की पूरी जांच जो है वो 3 एजेंसियों द्वारा करवाई जा रही है। उसके बावजूद यदि किसी तरीके की कमी रह जाती है तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का साफ तौर पर कहना है कि इसके बाद एक और एजेंसी से इसकी निष्पक्ष जो है वो जांच करवाई जाएगी। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा। वहीं बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से भी खास बातचीत की है हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने, सुनिए। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के 6ठे दिन सदन के अंदर डाडम खनन मामले का मुद्दा छाया रहा। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के विधायकों द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाया गया, जिसके मद्देनजर काफी गहमा-गहमी देखने को मिली। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। सर, किस तरीके से देखते हैं डाडम खनन मामले को लेकर एक बड़ा इशू जो है वो इस समय बन चुका है, और लगातार जो है अगर हम विपक्ष के विधायकों की बात करें, लगातार सीबीआई की जाँच की मांग कर रहे हैं? देखिए, विपक्ष ने हमेशा शोर तो करना होता है, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, हम ये मान के चलते हैं। पर सरकार से जब पूछा गया तो उन्होंने सारा डाडम के मामले में रिप्लाई कर दिया। सीएम साहब ने भी ये भी कहा कि फाइनल इंक्वायरी है कि तब आपसे देंगे। सीबीआई की इंक्वायरी हर बात में नहीं हुआ करती। अगर सीबीआई इंक्वायरी करे फिर स्टेट गवर्नमेंट का क्या फंक्शन है? कोई बहुत सीरियस मामला हो तो उसमें ये बात कही जाती है। सर, किस तरीके से देखते हैं 3 एजेंसियां जो हैं वो गठित की गई, उसके बावजूद अभी तक निष्कर्ष जो है वो निकलकर सामने नहीं आ पा रहा। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ लफ्जों में कहा यदि 3 एजेंसियों का जो निष्कर्ष है वो एक समान नहीं रहता है तो एक और कमेटी जो है गठित की जाएगी, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर जो है वो पहुंचा जाएगा, दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट हर मामले में वेल एक्वेंटेड होती है। उन्हें जब कुछ रिपोर्ट देने के अब ठीक अगर निष्पक्ष कोई बात सामने रखी जाए तो उसके लिए चीफ मिनिस्टर के मुंह से कोई शब्द निकले उसका बहुत महत्व होता है। तो सीएम साहब कोई चीज़ करेंगे तो पुख्ता आके लोगों को देखें कि लोगों के प्रति हम जवाब दें, उनके प्रति ठीक बात करनी चाहिए। सर, अभी तक इस पूरे मामले के ऊपर जिस तरीके का पूरा रोल रहा, पहले एक कमेटी एसआईटी कमेटी गठित की गई थी भिवानी की तर्ज पर, जिले की तर्ज पर, उसके बाद 3 एजेंसियां जो है उसके ऊपर गठित की गई, लेकिन अभी तक भी प्रॉपर तरीके से अगर हम एनजीटी की बात करें, एनजीटी ने जो खामियां दिखाई हैं किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने कहा है कि बहुत लापरवाही जो है वो बरती गई है इस मामले में, इस पर कोई दो राय नहीं है। देखिए, कुछ चीज़ें जो रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएंगे ना, उस पर आप हमारा तो ये अंदाजा है कि एनजीटी ये कह रहा है, वो एनजीटी तो हर चीज़ की इंस्पेक्शन तो करेगा, पर अभी सारी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कह सकेंगे ना। जी सर, जो एडहॉक कमेटियां बनाई गई थी, 8 एडहॉक कमेटीज बनाई गई थी, आज सदन के पटल पर उन्होंने अपने सजेशंस भी रखे, किस तरीके से देखते हैं कितनी कारगर साबित होती दिखाई दे रही है? मैं समझता हूँ सरकार की तरफ से जो भी जवाब दिया जाएगा वो लामबंद होगा, ठीक तरीके से होगा, जिम्मेदारी से होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि सरकार द्वारा दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, और जो 3 जांच एजेंसियां जो हैं जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है वो अपना निष्कर्ष जो है जब सरकार को सौंपेगी, उसके बाद यदि कोई आपत्ति रहती है तो एक और कमेटी का गठित किया जाएगा और किसी भी सूरत में दोषियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने इस दौरान कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। सीएम ने डाडम खनन हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि हादसे में 5 लोगों की मौत हुई थी और 2 लोग घायल हुए थे।
जिसकी जांच के लिए 3 कमेटी बनाई गई हैं ताकि मामले की जांच पड़ताल सही तरीके से हो सके। और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। जैसे पहली बार एक व्यवस्था बनाई गई कि कुछ एडहॉक कमेटीज बनाई गई थी विधायकों को लेकर, अलग अलग विषयों पर 8 कमेटियां बनाई थी। क्वेश्चन आवर्स के बाद 8 कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसके बाद बजट पर उसके बाद कॉलिंग अटेंशन मोशन और बजट पर डिस्कशन। आज के विषयों में मुख्य रूप से जो कॉलिंग अटेंशन मोशन था उसी पर ज्यादा लंबी चर्चा हुई है। ये जो डाडम माइनिंग है, तो भिवानी जिले में डाडम माइनिंग में जनवरी में एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें एक हिस्सा जो सपोर्ट थी डाडम में माइंस की वो गिरा है और गिरने के बाद 5 लोगों की मृत्यु हुई, 2 घायल हुए। और उस समय ये विषय ध्यान में आया कि जो माइनिंग करने वाले जो भी माइनर्स हैं वो उसमें कई प्रकार की उसमें कमियां जो छोड़ी गई थी। 3 कमेटीज बनाई गई उस सारे की जांच करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर ने एक SIT बनाई, बाद में उस SIT को एक प्रकार से उसका जो चेयरमैन है वो हमने एक रिटायर्ड IAS श्री SS प्रसाद को बनाया ताकि उसी कमेटी की देखरेख में और वो सारी जानकारी ले पाए कि उसके क्या कारण थे। दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, जो उसमें डिफॉल्ट पर मिलेगा वो कोई भी माइनिंग करने वाला हो, चाहे वर्तमान वाला हो चाहे इससे पहले का हो। क्योंकि इंटरिम रिपोर्ट में एक बात लिखी गई है, जो जस्टिस प्रीतम पाल उन्होंने अपनी इंटरिम रिपोर्ट दी है कि ये जो इस समय जो उसमें बहुत गहराई तक 109 मीटर तक जो खुदाई हुई है वो इस PP ने नहीं की, यानी जो एंटरप्रेन्योर है उसकी बजाय जो इससे पहले वाला एंटरप्रेन्योर है उसने की है। हमने माइनिंग की पॉलिसी बनाई है और माइनिंग की पॉलिसी में बहुत उनको सुविधाएं दी गई हैं कि कल को कोई आदमी नहीं भी चलाता है तो उसकी डिक्लेरेशन पर विद इन 1 मंथ उसको हम टर्मिनेट कर देते हैं, अगले 1 महीने में उसकी ऑक्शन हो जाती है। और जो सालों साल के जो डेड रेंट उनको देने पड़ते थे वो सब समाप्त कर दिए गए हैं, बल्कि अब इसमें ऑक्शन भी आसान हो गई है, ऑक्शन का पैसा भी ज्यादा आता है। क्योंकि लोगों की जो दुविधाएं हैं, इन्होंने जो पेज फंसा रखे थे कि हाँ अगले को बांध के ऐसा रखो आदमी ना निकल सके, ना आ सके, ना जा सके। अब कोई वेस्ट इंटरेस्ट रहे होंगे, लेकिन हम उन वेस्ट इंटरेस्ट से दूर हो गए, सारी चीज पारदर्शिता कर दी है। आज माइनिंग का किसी प्रकार का कोई झगड़ा नया नहीं आता है, पुराने झगड़े हैं उनके। बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष की ओर से व्हीकल अंडरपास की मांग का मुद्दा उठाया गया, जिसके जवाब में डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने जवाब देते हुए कहा है कि व्हीकल अंडरपास का काम जल्द करवाया जाएगा। किसानों की है और 400 एकड़ जमीन लगती है। मैं श्योर करता हूं कि यहाँ पर व्हीकल अंडरपास जो आपको चाहिए उसको जल्द हम टेकअप करके बनवाने का काम। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में मनरेगा से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए कि वो प्रदेश के गांवों में स्थित सभी जलघरों की सफाई करने के लिए एक काम योजना तैयार करें और अप्रैल 2022 में इसको युद्ध स्तर पर शुरू करें। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में मनरेगा के तहत करीब 750 करोड़ रुपए के कार्य करवाए गए। इस बार साल 2022-23 के लिए अधिकारी 1250 करोड़ के कार्यों का टारगेट लेकर चलें ताकि ग्रामीण क्षेत्र के अधिक से अधिक काम हो सके। इससे मजदूरों को भी रोजगार मिल पाएगा। करनाल में विजिलेंस की टीम एक्शन मोड में है। आपको बता दें कि विजिलेंस की टीम ने तहसीलदार राजबख्श को गिरफ्तार किया है और यह गिरफ्तारी रिश्वत मामले के आरोप में हुई है। इससे पहले DTP की गिरफ्तारी भी रिश्वत मामले में हुई थी। मंगलवार को दोनों कोर्ट में पेश होंगे। आरोप यह है कि दोनों की मिलीभगत से अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री होती थी। ये DTP साहब को पहले गिरफ्तार किया है, उसी मुकदमे में तहसीलदार राजबख्श को गिरफ्तार किया गया है। और जो हमारे को DTP करनाल ने बताया उसमें अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि राजबख्श के थ्रू भी जैसे इनके पास राजबख्श के पास कुछ लोग आ जाते थे अपनी NOC करवाने के लिए, तो वो उनको NOC के लिए उनके पास चले जाते थे
और जो पेमेंट होती थी वो इनके थ्रू देते थे। ऐसे ही जैसे डीटीपी साहब के पास कोई आता था और उसका रजिस्ट्री पेंडिंग रहती थी तो वो अपना इनके पास लाके रजिस्ट्री करवा देते थे और जो भी पेमेंट उसके हिसाब से उनकी आपस की बनती थी वो उनको पे कर देते थे। बेसिकली एक दूसरे से मिल के इस काम को किया जा रहा था। रिश्वत की राशि इनके लिए वो कलेक्ट कर रहे थे, उनके लिए ये। फरीदाबाद के ओल्ड रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतर गया। मालगाड़ी की चपेट में एक कार भी आ गई। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आपको बता दें कि मालगाड़ी सीमेंट से लोडेड थी। प्लेसमेंट करते हुए गाड़ी रोल हो गई पीछे। तो बता रहे हैं ब्रेक नहीं लगे उस पे ड्राइवर पे, इसलिए यहाँ तक पहुँच गई। ड्राइवर ब्रेक तो लगाएगा, ब्रेक ना लगती तो कहाँ पहुँचती गाड़ी। तो मतलब नुकसान होने के बाद ब्रेक लगे हैं ना। हाँ, ठोकर लगने के बाद ठोकर ज्यादा स्पीड से आ रहा था। प्रथम दृष्टि से क्या कुछ मान रहे हैं, किसकी गलती कह सकते हैं? अभी हमारे पॉइंट्समैन जो पीछे थे जी, उनकी कमी निकल गई, बाकी जो क्लियर निकलेगा वो। गाड़ी हम तो आए थे अंदर पीछे, वहाँ पर आने के बाद आए तो हम 10 मिनट के बाद याद रेलवे की गलती के चक्कर में फिर हमारी गाड़ी चली गई। क्या हुआ है, मतलब हुआ क्या है? गाड़ी बैक हो रही थी, मतलब माल गाड़ी ये बैक आ रही थी, डिब्बा बैक आ रहा था। बैक आते हुए दीवार तोड़ दो, पार्किंग आ रही। पार्किंग आपकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में दबंगों ने एक शख्स पर फायरिंग कर दी। दरअसल बदमाश चेन लूटकर भाग रहे थे और जाते जाते उन्होंने उस समय फायरिंग कर दी। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि इस ठेके के सेल्समैन ने बताया है कि शराब के नशे में 3 लोगों ने पहले बहस की और उसके बाद इस पूरी वारदात को उन्होंने अंजाम दिया। हालांकि कुछ ही दूरी पर जाकर बदमाशों ने हथियार के बल पर शख्स की चेन छीन ली और उस पर फायर कर फरार हो गए। 3 से 4 घंटे रुक के गए। ज़्यादा से ज़्यादा दारू भी पी रखी थी उन्होंने। तो फिर वो कभी हमारे पास आए, दारू ली, बहस भी की। फिर दोबारा से आए, फ़ोन का चार्ज मांगा, हमने मना किया देने के लिए। तो फिर बहस की तो हमने फिर चार्ज भी दिया। फिर वो कम से कम 10:30 बजे के आसपास और ज़्यादा दारू पी ली उन्होंने। मतलब उनको होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहे क्या नहीं। तो मतलब एक दूसरा दोस्त है मेरे साथ जो यहाँ पर हुआ है, उसके साथ भी उन्होंने 3-4 बार बहस की। अच्छा, फिर ये जो कुलदीप नाम का है, ये मेरा फ्रेंड भी है और मतलब हर रोज शराब लेने भी आता है यहाँ पे। तो उन्होंने सोचा ये कैसे लेके जाता है यहाँ से, तो इसका पीछा किया और कल फायर वगैरह भी कर दी इस पे और चोट वगैरह भी मार दी इसको। यमुनानगर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद होते जा रहे हैं कि वो अब चौराहों पर भी मारपीट करने से बाज नहीं आते हैं। मामला कन्हैया चौक का है, जहां कुछ युवकों ने चलती कार पर डंडे से प्रहार करना शुरू कर दिया, जिससे कार का पिछला शीशा टूट गया। इस हंगामे के दौरान युवक पुलिस को पुकारता रहा, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इलाके में मौजूद पुलिस अधिकारी दिलीप कुमार का कहना है कि ये लोग पहले से ही झगड़ा करते हुए आए थे और जैसे ही वो उन्हें छुड़ाने मौके पर पहुंचे तो वो वहां से फरार हो गए। पता क्या हुआ जी, यमुना जी 4 लड़के 5 लड़के घूम रहे थे आराम से, ठीक है जी। हमारे पीछे लगी मोटरसाइकिल उठा में से, हम वहाँ से भागते आए जी। यहाँ तक पहुँचे हम, यहाँ का हॉस्पिटल के पीछे जाकर उन्होंने पहले एक लट मारा, मैंने गाड़ी तेज भगा ली जी, ठीक है जी। भगाते यहाँ रुके हम, पुलिस सामने खड़ी है। पुलिस वालों के सामने उतर के यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी है जी, मेरी कार देख लो कितनी दूर है। पुलिस वालों के सामने आके, पुलिस वाले वहाँ खड़े 3, उनके सामने आके सारी कार की शीशा तोड़ गई। पुलिस कोई पुलिस का बंदा बीच में नहीं आया जी, किसी ने नहीं छुड़वाया। मैं जमा करा गया। ये लड़के कौन थे? ये लड़के जी बानू है जी, एक तो दिल्ली पर है गाँव का गुज्जर, एक जयंत गुज्जर है जी, उसका नाम है आर्यन सलेम पर है जी। ये सब यहाँ राघव त्यागी के। भवानीखेड़ा के गांव लोहारी जाटू में एक युवक ने देर रात खुद को लाइसेंसी रिवॉल्वर मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक अपने 3 दोस्तों से परेशान था। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक योगेंद्र के पास से पुलिस ने एक सुसाइड बरामद किया है, यानी सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें उसने आत्महत्या का कारण बताया है और उसके लिए 3 दोस्तों को जिम्मेदार ठहराया है। मृतक युवक की उम्र 41 साल बताई जा रही है। आज सुबह करीब 2:30 बजे कंट्रोल रूम के माध्यम से हमें सूचना मिली थी कि एक योगेंद्र नाम के व्यक्ति जो कि गोली लगने की वजह से सिविल हॉस्पिटल हिसार में एडमिट है।
तो जिस इत्तला पे हम वहाँ पर गए और वहाँ पर जाने पता लगा कि योगेंद्र वहाँ पे एक्सपायर हो चुका है और उसके भाई के जो नरेंद्र है उनके स्टेटमेंट पे कार्रवाई की गई है। जो उनकी स्टेटमेंट पे हमने मुकदमा दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन। पलवल में एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड की ओर से इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस के तहत पलवल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए 5 एम्बुलेंस जन सेवा के लिए समर्पित की। उपायुक्त कृष्ण कुमार ने सोमवार को एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर रवाना किया। मैं इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप भी मौजूद रहे। उपायुक्त कृष्ण कुमार ने कहा है कि एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड की ओर से शुरू की गई एम्बुलेंस सेवा से पलवल जिले में होने वाली दुर्घटनाओं में घायल मरीजों को कम समय में अस्पताल तक पहुंचाया जा सकेगा। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यानी कि एस, जो कि हमारे देश और विदेश सबके लिए बड़े बड़े इक्विपमेंट्स बनाते हैं, उनका हमारे ज़िले के लिए और ख़ासतौर से फरीदाबाद पलवल क्षेत्र के लिए एक ये योगदान हमेशा याद रहेगा कि इन्होंने हमारे लिए यहाँ पर 10 एम्बुलेंसेस प्रोवाइड की हैं। और ख़ास बात यह है कि एम्बुलेंसेस इनके द्वारा खुद मॉनिटर भी की जाएंगी और ये सर्विसेज इंडिपेंडेंट होंगी। ऐसा नहीं कि हेल्थ, कई बार ऐसा होता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट को मिक्स कर दी जाती है, तो ये इंडिपेंडेंटली काम करेंगी। इनकी खुद का कंट्रोल रूम है, खुद की मॉनिटरिंग है, खुद के इनके डॉक्टर्स हैं जो उसको। और फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।